सिक्योरिटीज के फाउंडर रजत शर्मा को भी अपनी बातचीत में शामिल करते हैं। नमस्कार रजत, कैसे हैं आप? बाजार पे क्या व्यू बन रहा है अभी आपका? अजय, मेरा व्यू अनफॉर्चुनेटली कुछ बहुत ज्यादा नहीं बदला। जब मैंने लास्ट टाइम आपसे बात की थी तब से मैंने देखा है मार्केट जैसा मैंने कहा था तब से थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, रेंज बाउंड रहेगा, यहीं पे रहेगा। बट अभी आई थिंक मेरे लिए जो दो तीन चीजें सबसे ज्यादा अहम है देखने वाली, एक तो उनमें से आज ही शाम को इन्फ्लेशन का डेटा आ जाएगा विच विल आई थिंक उससे काफी डिटरमिन हो जाएगा कि 4-5 तारीख को अगस्त में जो एमपीसी की मीटिंग होगी उसमें कितना रेट अपवर्ड रिवाइज हो सकता है। और उससे पहले फेडरल रिजर्व का भी मीटिंग है टुवर्ड्स 26-27। तो अगले 3 हफ्ते में अगर आप देखोगे तो दो बड़े रेट हाइक्स की न्यूज आने वाली है और उससे काफी आगे जाके मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और आई थिंक इसका बड़ा रीजन ये है कि अब तक जितने भी रेट रिविजन हुए हैं उससे हमने लिक्विडिटी को इतनी तेज बाहर निकलते हुए देखा नहीं जितना देखना चाहिए था। वी हैड 1% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है इंडिया में, लेकिन अभी भी आई थिंक इसमें टाइम लगेगा क्योंकि काफी पैसा जो इंडियन मार्केट में आ रहा है अभी भी वो भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का है, जिनमें एक मानना बन गया पिछले 2-3 साल में कि जो एफडी के रेट हैं और जो फिक्स्ड इनकम में आपको मिलता है उससे अच्छा तो आप लंबे टाइम के लिए बाजार में ही लगा के छोड़ दीजिए। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स विल बिकम मोर अट्रैक्टिव, और जहां इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बनेगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये डोमेस्टिक पैसा जो लगता जा रहा है मार्केट में ये भी कहीं ना कहीं या तो स्लो हो जाएगा या निकलना शुरू हो जाएगा। दैट इज माय बिग वरी, बिकॉज आई थिंक अभी भी जो हमारी मार्केट को सस्टेन कर रहा है, जो गिरने नहीं दे रहा है, वो ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल पैसा है, क्योंकि एफआईआईज ने तो बहुत बहुत बिकवाली कर ली। सो आई थिंक अगले 3 से 4 हफ्ते जब तक ये रेट हाइक्स की न्यूज हमारे पीछे नहीं हो जाती तब तक मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा, खासकर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स पे। क्योंकि आई थिंक वहां पे एक और परेशानी जो मुझे ये दिखती है वो ये है कि एक टाइम था 2 साल पहले तक जब हमारे एनपीए पब्लिक सेक्टर बैंक में 10.2 10.4 की एवरेज पे आ गए थे। अभी अराउंड 5.5 5.4 फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आई थिंक 2 मॉरेटोरियम हुए कोविड में, किसी ने इसकी कोई डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं लिखी, मैंने तो नहीं पढ़ी कि कितना पैसा प्रोविजन किया जाएगा, कितना पैसा खराब होगा। और अक्सर एनपीएस कम होते हैं जब इंटरेस्ट रेट गिर रहे होते हैं। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो अगले 2-3 क्वार्टर में बहुत सी खबरें बाहर आएंगी इन बैंकों में से। सो आई एम अ लिटिल कॉशियस ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज पर्टिकुलर। ये बात भी सही है आपकी। ये दोनों इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है आज शाम को, डोमेस्टिक मार्केट का इन्फ्लेशन और आपका वेंसडे यानी थर्सडे मॉर्निंग भारतीय बाजार रिएक्ट करेंगे यूएस सीपीआई को। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये दोनों रीडिंग में बाजार जानता है कि बल्क ऑफ द कमोडिटी फॉल कैप्चर्ड नहीं हुआ होगा अभी, क्योंकि अगर आप देखें लगातार क्रूड ऑयल का जो बड़ा फॉल आया है वो इधर आया है, जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। क्या अच्छा आप, और दूसरा ये कि अभी 2-3 दिन पहले हमारे गवर्नर दास ने भी ये बात बोली कि अक्टूबर तक उनको लगता है कि अच्छी फॉल आना शुरू हो जानी चाहिए, नरमी आनी चाहिए इन्फ्लेशन में। अगर इस बातों को माने हम, अगर एक बार के लिए फर्ज कीजिए, तो बाजार कब इसको फैक्टर इन करेगा इन्फ्लेशन का कम होना? मेरा ये मानना है कि दो 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 परेशानियां हैं इसमें। एक पहली तो ये कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा कि नहीं, गवर्नर दास को ये लगता है और मोस्ट ऑफ द बैंकर्स दे आर पॉजिटिव, उन सबको यही लगता है कि इन्फ्लेशन कभी ना कभी कंट्रोल में आ जाएगा। पिछले पूरे 1-1.5 साल तक फेडरल रिजर्व भी, जेरोम पावल भी कहते रहे कि ये ट्रांजिटरी है, ये इन्फ्लेशन इतनी कंसर्न नहीं है, लेकिन अब तक तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया नहीं। तो इन्फ्लेशन एक तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ रहे हैं, तो जिसको बोलते हैं डबल वैमी। कंपनियों के लिए रॉ मटेरियल प्राइसेस भी महंगी होती जा रही हैं और उनका कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी बढ़ता चला जा रहा है। एज आई सेड, हो क्या रहा है कि पैसे का जो इनफ्लो हो रहा है इक्विटी मार्केट में वो सस्टेन्ड है, एटलीस्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की साइड से और म्यूचुअल फंड्स की साइड से। कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक हल्का सा भी कोई खराब न्यूज आया और मार्केट थोड़ा नीचे आया, तो हमने पहले कई साइकिल्स में देखा है रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत तेजी से पैसा अपना वापस खींचते हैं। टू आंसर योर क्वेश्चन, इन्फ्लेशन कब तक कंट्रोल में आएगा ये कहना मुश्किल है। आई थिंक एक बार ये वाला इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाए, उसके बाद मुझे लगता है 2 से 3 क्वार्टर कम से कम लगेंगे बिफोर कैन नॉर्मलाइज, सो टू से। बट तब तक काफी कंपनियों के मार्जिन पे बहुत प्रेशर आएगा, बिकॉज जैसा मैंने कहा, एक तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा कि नहीं देखते हैं, अगर आ भी रहा होगा तो आपका कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इंक्रीज हो रहा होगा।
तो दोनों ही तरफ से मार्जिन प्रेशर्स तो है कंपनियों पे, खासकर बैंकिंग पे, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट से काफी फर्क पड़ जाता है उनके मार्जिन पे। गुड आफ्टरनून रजत। अगर ऐसे केस में आप भी देख रहे हैं कि 2 से 3 क्वार्टर्स अभी भी क्लियर डायरेक्शन नहीं दिखती है कि यहाँ से शायद और हेडविंड्स रहेंगी बाजार की, तो अगर हम मान भी लेते हैं कि मार्जिन प्रेशर रहेंगे, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो नहीं इंप्रूव होता और बाजार नीचे आता है, मैक्रो हेडविंड्स बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, तो ऐसे केस में आपको यहाँ से अगर 10 से 15% या जो भी आप एक टारगेट लेके चल रहे हैं, यहाँ से अगर बाजार नीचे आता है तो उस केस में आपको क्या पसंद आएगा? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्या सेक्टर्स पसंद आएंगे आपको? नहीं, बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन तो मैं कभी नहीं डिवाइड करता अपनी इन्वेस्टमेंट्स। सेक्टर वाइज यस, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एफएमसीजी एंड कंजम्पशन गोइंग फॉरवर्ड आपको काफी रिटर्न देंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में आएगा तो इनकी मार्जिन सबसे पहले एक्सपैंड होंगी, एंड बी दैट इज इट में ये जो एफएमसीजी कंपनियां होती हैं ये वैसे भी सबसे आसानी से कॉस्ट प्रेशर्स को अपने एंड कंज्यूमर तक पास ऑन कर सकती है। तो यू ऑलरेडी सीन इस साल में साल के शुरू से ही मेरा एक सबसे फेवरेट स्टॉक जो रहा आईटीसी, आपने देखा वो जैसे जैसे सिगरेट वॉल्यूम्स वापस रिवाइव की आफ्टर द कोविड पैंडेमिक इज बिहाइंड अस, दे बीन एबल टू पास ऑन, जो कीमतें बढ़ी हैं वो भी इन्होंने पास ऑन अच्छे से कर लिया और इनका ग्रोथ भी बहुत रिवाइव हुआ। तो आई थिंक एफएमसीजी आपने हमेशा ही देखा है किसी भी बेरिश मार्केट से जब बाउंस बैक हो रहा होता है तो एफएमसीजी टाइप के डिफेंसिव स्टॉक्स अच्छा करते हैं। तो एक ये सेक्टर तो डेफिनेटली है जो मेरे रडार पे है। आईटी में मैं देखता हूँ प्राइसेस नीचे आए हैं, बट काफी लोगों का ये मानना है दैट आईटी इज अवेलेबल एट एन अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। मैं अभी आईटी को रेकमेंड नहीं करूंगा, मेरे रडार पे जरूर रहेगा, और उसका रीजन ये है कि अगर आप देखो टीसीएस, ये 1800 रुपए 1700 रुपए के आसपास होता था 2020 अप्रैल में, और 2022 के अप्रैल तक आते आते 3800 रुपए हो गए। तो इट्स मोर देन डबल्ड। सेम फॉर इन्फोसिस, 600 रुपए का शेयर होता था 1800 का हो गया। अब वहां से अगर ये 3800 से 3000 तक आया है तो इसमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट डिप नहीं है। However, having said that, I think to the extent आपको पैसा लगाना चाहिए मार्केट्स में, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, तो एफएमसीजी के सिवाय आईटी में मैं धीरे धीरे बाइंग करने की सलाह दूंगा, बिकॉज एक रीजन आईटी के स्टॉक्स का नीचे आने का ये भी है, एज आई सेड इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, और आईटी बड़ा एक यूनिक सेक्टर है कि जहां पे बैलेंस शीट पे कभी लेवरेज नहीं होता। आईटी कंपनियों में कभी भी आप देखो कि खास बैलेंस शीट पे डेट नहीं होता, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट रेट से ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा मूव करते हैं, बिकॉज इंटरेस्ट रेट जब नीचे होते हैं, इजी लिक्विडिटी होती है, तो बाकी कंपनियों के पास खर्चने के लिए पैसा ज्यादा होता है। और अभी जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, इनके ऑर्डर्स पे इम्पैक्ट आता है, स्पेशली इन द लास्ट 2 इयर्स कोविड में एकदम बैकबोन था इकोनॉमी की, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, तो काफी इनको अच्छे ऑर्डर्स मिले और काफी इनका रेवेन्यू बढ़ा। ये धीरे धीरे थोड़ा कम होगा, बट अनदर 5-10% करेक्शन फ्रॉम हियर, आई थिंक आईटी विल आल्सो स्टार्ट लुकिंग अट्रैक्टिव। और कोई आप गलती नहीं करेंगे आईटी के स्टॉक्स अभी भी ऐड करके, चाहे इन्फोसिस हो चाहे टीसीएस हो, ये अच्छे स्टॉक हैं, आपको पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। तो ये 2 सेक्टर हैं जो मुझे पसंद है। रजत, आपने कहा 2 सेक्टर आपको पसंद है, एक तो कंज्यूमर, दूसरा आईटी। आईटीसी आपने एक नाम जोड़ा, आप कह रहे हैं टीसीएस, इन्फोसिस भी देखिए। मिड कैप कैटेगरी में आप नहीं जा रहे क्या इसके अंदर? ये दोनों सेक्टर्स के मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स में, क्योंकि मिड कैप में तो अच्छा मूवमेंट है। हाँ नहीं, मैंने कुछ शेयर ऐड किए हैं अपने पोर्टफोलियो में, और ये मैं पिछले 1-1.5 महीने से काफी जगह रेकमेंड कर चुका हूँ। एक शेयर है जो हमने पिछले महीने खरीदा था, यूरेका फोर्ब्स, बिकॉज इस शेयर में अभी चेंज ऑफ मैनेजमेंट हुआ है एक तो, और एडवेंट इंटरनेशनल ने शाहपुर जी कॉलोनी से कंट्रोलिंग स्टेक खरीद लिया है। ये कंपनी मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज इट फिट्स इनटू माय एवरी फिल्टर ऑफ अ मिड कैप। मैं मिड कैप देखते टाइम 3-4 चीजें देखता हूँ कंपनी में, मिड कैप में भी स्मॉल कैप में भी। एक तो कंपनी की प्योर प्ले हो, कोई 1-2 चीजें वो बनाती है और वही बनाती है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड ना हो। So this company has a complete monopoly in air purifiers and water purifiers. दूसरी चीज इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,000 करोड़ तक है। मिड कैप कंपनियां 5 से 10,000 करोड़ के बीच की मार्केट कैप वाली मुझे पसंद आती हैं। और तीसरी चीज जो मैं हमेशा इस फिल्टर में रखता हूँ मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के लिए, कि कंपनी बहुत ज्यादा ओवर रिसर्च ना हो, इस पे बहुत ज्यादा एनालिस्ट्स ने रिपोर्ट्स ना लिखी हो। अगर आप यूरेका फोर्ब्स को भी देखेंगे तो आपको हार्डली कुछ मिलेगा जिसपे किसी एनालिस्ट ने बहुत डिटेल में एक रिपोर्ट लिखी है, बावजूद इसके कि कंपनी ने काफी इन्फॉर्म किया है इन्वेस्टर्स को, दे आर गेटिंग इनटू न्यू प्रोडक्ट लाइंस, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, एवरीथिंग। सो ये एक स्टॉक मुझे काफी पसंद है, मैंने ऐड किया है कंज्यूमर गुड्स में। आई थिंक इंडिया जैसी कंट्री में वैसे भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा इस सेक्टर का, तो मिड कैप्स में एक ये स्टॉक हमने ऐड किया।
चाहूंगा वेरी क्विकली एक आखिरी सवाल रजत, प्रतीक पोटा की लीडरशिप को कैसा देखते हैं आप? जिस हिसाब से उन्होंने जुबिलेंट फूड में एक छोटे समय में काफी बिजनेस स्केल अप किया, बाजार को उम्मीदें आप क्या प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे, क्योंकि दोनों कंज्यूमर बिजनेसेस है? हाँ करेक्ट। और मैं कई बार ये बोलता हूँ कि काफी बार लोग बोलते हैं मैनेजमेंट देख लो कि मैनेजमेंट अच्छी है कि नहीं, और उसमें लोग हमेशा बात करते हैं कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को देखो। आई थिंक मैं दोनों चीजें मानता हूँ, इंटेग्रिटी को भी देखो और मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस को भी देखो। ही इज अ कॉम्पिटेंट लीडर, ही इज गॉट गुड इंटेग्रिटी, ही इज प्रूव्ड हिमसेल्फ बिफोर। और इनफैक्ट एज अ जोक मैं आपको एक और स्टॉक बता देता हूँ। किसी ने मुझे बोला जुबिलेंट फूडवर्क्स का शेयर इंडिया में काफी अच्छा करेगा, बिकॉज कोई भी पार्टी हो कुछ भी हो तो सबसे पहले 4 लोग मिलके पिज्जा मंगाते हैं। एंड आई सेड नाउ दैट दिस गुड मैनेजर हैज मूव्ड, मुझे बर्गर किंग अच्छा लग रहा है। एंड आई थिंक वो एक और स्टॉक है जिसपे मैं काफी डिटेल्ड रिसर्च कर रहा हूँ। आई थिंक उनका बिजनेस जो वो मटेरियलाइज और मैच्योर करने की कोशिश कर रहे थे जब उनका आईपीओ आया 3 साल पहले 2 साल पहले, तो तब से लेके अब तक काफी चीजें उन्होंने इंप्लीमेंट कर ली है। तो आई थिंक दैट्स वन मोर स्टॉक दैट आई एम लुकिंग एट। बट टू आंसर योर क्वेश्चन ऑन द मैनेजमेंट, या आई थिंक इस मैनेजमेंट से काफी उम्मीदें रहेंगी। आते ही इन्होंने बहुत चीजें तो ठीक कर ली हैं, कंपनी बिल्कुल डेट फ्री हो गई है। और अगर आप जनरली भी उनका देखें, it's an easy website to just have a look at it and understand कि वो क्या क्या प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, किस किस लाइन में वो एंटर कर रहे हैं। तो काफी क्लीन कर दिया है बिजनेस को। रजत, नेक्स्ट टाइम जब आप हमसे बात करेंगे, हम आपके साथ बर्गर किंग के पॉसिबिलिटीज़ और किस तरह का पैसा बन सकता है वहाँ पे, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो पूरा इशू है, इसमें मेरा फेवरेट लाइन ये होता है कि उन स्टॉक्स को आप ज़रूर से एक बार रिसर्च करें वेयर इधर द स्टोरी इज चेंजिंग और स्टोरी टेलर इज चेंजिंग। तो इस वाली कंपनी में स्टोरी टेलर चेंज हो रहा है। जब स्टोरी टेलर चेंज होता है तो कंपनी नेक्स्ट कुछ सालों में काफ़ी अच्छा करती है, या फिर स्टोरी चेंज हो रही हो कि अब जैसे आपको याद होगा जुबिलेंट फूड में जब पोटा साहब आए थे तो वो एक पिज़्ज़ा बनाने वाली कंपनी से फूड टेक कंपनी बनी, तो स्टोरी चेंज हुई थी वहाँ पे, और उसके बाद कई सालों तक बड़ा वैल्यू बना। लेकिन एक जगह काफ़ी इंटरेस्ट है बाजार का, वो है अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। ये कहना शायद कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं वहाँ पे, कुछ कंपनीज जहाँ पे काफ़ी रिसर्च हुई है, और कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे बाजार काफ़ी रिसर्च करना चाहते हैं। ये हमारा एक अगला एरिया ऑफ डिस्कशन होने वाला है। रजत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए।